हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया से पीआईबी ऑल आउट। सबसे पहला सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। यह केंद्र संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फ़ोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंडों में लाखों लोगों को सतर्क कर सकती है। मतलब कि इसको इंटरनेट का कोई आवश्यकता नहीं है, एक साथ लाखों लोगों को मैसेज भेज सकता है। यह स्वदेशी तकनीक दूरसंचार विभाग के अधीन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित की गई है। पहला हो गया। दूसरा है पद्मा डोरी। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम NHHDC, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्मा डोरी का अनावरण किया। यह पद्मा डोरी क्या है? यह पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। यह क्या करता है? पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने का काम करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा शुरू की गई यह पहल पूर्वोत्तर के एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलाती है। किसको किसको मिलाता है? यह एरी रेशम पूर्वोत्तर का, और इसको बुनाई के साथ मिलाता है चंदेरी बुनाई मध्य प्रदेश का। दूसरा हो गया पद्मा डोरी। अब आते हैं तीसरा पे, खेत बचाओ अभियान। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामासिया के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू किया है। यह अभियान 1 से 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। 1 से 30 जून 2026 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसमें मुख्य 3 है। पहला तो सॉइल हेल्थ का बचाना, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल को कम करना, और तीसरा जैविक खेती को बढ़ावा देना। ये तीसरा हो गया खेत बचाओ अभियान। अब चौथा है रुद्रम 2, स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल। यह वायु से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कहाँ से कहाँ वार करता है? वायु से सतह पे, एयर टू सरफेस। रुद्रम 2 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत RCI हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल है। इसको कौन विकसित किया स्वदेशी रूप से? DRDO। ये हो गया चौथा। अब आते हैं पांचवा पे। पांचवा है स्नेह जोड़ी मिशन। भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा रेशम को वैश्विक स्तर पर प्रीमियर लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया। यह है क्या? तो मूंगा रेशम, जो कि असम का प्रसिद्ध रेशम है, इसको वर्ल्ड लेवल पे प्रीमियर लग्जरी ब्रांड बनाना है। ये हो गया पांचवा। अब आते हैं छठा पे। छठा है भारत बिल्डकॉन 2026। इसका आयोजन 18 से 21 जून 2026 तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस आयोजन का थीम वन नेशन वन एक्सपो रहा। क्या रहा थीम? वन नेशन वन एक्सपो। कहाँ पे किया गया? दिल्ली की स्थित यशोभूमि सेंटर पे। कब से कब? 18 से 21 जून। भारत बिल्डकॉन क्या है? मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल्स का एक शो रूम टाइप का है कि यहाँ पे शो किया जाता है नया नया तरीका का बिल्डिंग मटेरियल्स का। ये हो गया छठा नंबर। अब सातवां पे आते हैं। ऑपरेशन रेड पिल क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेड पिल के तहत कैप्टागोन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। क्या किया है? एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कैप्टागोन में मुख्य रूप से फेनेटेनलीन और
एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? फेनेटाइलिन पाया जाता है और एम्फेटामाइन पाया जाता है। कैप्टागोन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। कैप्टागोन को और किस नाम से जाना जाता है? जिहादी ड्रग। ऑपरेशन रेस्पिल हो गया। अब 8वां नंबर है कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन। यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियर स्पेशलिटी कॉफ़ी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। 175 करोड़ के बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया है। मतलब इसको कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन मेन क्या है कि इसको कॉफ़ी हब के रूप में बनाना है। इसके तहत 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। तो फेमा गांव कोहिमा जिला में अरेबिका के लिए और घोटोवी गांव न्यूलैंड जिला रोबस्टा कॉफ़ी के लिए 2 जिला चुना गया है। कोहिमा जिला का चुना गया है तो फेमा जो कि अरेबिका कॉफ़ी के लिए होगा और न्यूलैंड जिला का घटोवी गांव चुना गया जो रोबस्टा कॉफ़ी के लिए होगा। रोबस्टा और अरेबिका ये कॉफ़ी का प्रकार है। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन हो गया। अब है तीसरा भारत नॉर्डिक शहर शिखर सम्मेलन। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भागीदारी किया। नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। मतलब भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में जो है प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में इन लोगों के बीच समझौता हुआ, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच। अब आते हैं ULPGMV3। UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 DRDO द्वारा एक स्वदेशी हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। यह क्या है? DRDO द्वारा विकसित है, एक स्वदेशी है और हल्का है और क्या है? दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। यह हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार करती है। 10वां हो गया। अब आते हैं 11 नंबर भारत औद्योगिकी विकास योजना भव्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। प्लग एंड प्ले मॉडल मतलब कि बहुत सारा व्यापारी रहता है तो उसको ज़मीन खरीदना पड़ता है, उसके बाद उस जगह पे बिल्डिंग बनाना पड़ता है और भी जिस तरह का कंपनी खोलना चाहता है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो है भव्य है, इसके तहत सरकार उन लोग को ज़मीन पे स्ट्रक्चर बना हुआ देगी, जैसे शेड दे देगी, पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, ये सब करके देगी जिससे कि व्यापारी लोग को और आसानी हो। 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर समाधान दीदी चैटबॉट। समाधान डीडी चैटबॉट क्या है? यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस चैटबॉट है। क्या है? वॉइस चैटबॉट है, AI आधारित, जिसे भारत सरकार के सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें मेन क्या है? इसका उद्देश्य कि सरकारी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में आसानी हो। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भासिनी के सहयोग के साथ विकसित किया गया है। किसके साथ विकसित किया गया है? भासिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। अब 13 नंबर ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। NCB ने मुंबई में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकेन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1745 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक में मेन क्या है? इसमें है कोकेन का सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। अब 14 नंबर कपास उत्पादकता मिशन।
कपास उत्पादकता मिशन क्या है? भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय पहल है। इसमें मेन क्या है? किसानों को आय बढ़ाने के लिए उत्पादन, कपास का उत्पादन में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो, जिससे किसानों का आय भी बढ़े। वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए 5,659.22 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। कब से कब तक चलेगा? 2026-27 से 2030-31 तक। और यह मिशन सरकार के 5F विजन अर्थात फार्म टू फॉरेन विजन पर आधारित है। अब 5F क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन पर आधारित है। कपास उत्पादकता मिशन हो गया। अब नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026, 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय है। इसका विषय क्या है? रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम इसका विषय है। 16वां नंबर क्या है? भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड यह तमिलनाडु के थूथुकुडी तूतुकुड़ीन में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के थूथुकुडी तूतुकुड़ीन में। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की HDKSOE, NSHIPTN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या है ये त्रिपक्षीय समझौता है? किसके किसके बीच? दक्षिण कोरिया की HDKSOE, NSHIPTN और सागरमाला के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है। अब आते हैं 17 नंबर पे, प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन। यह 14 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया? दिल्ली के नौसेना भवन में। कब से कब तक? 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। किसने किया? नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। अब 18 नंबर पे आते हैं, विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई। यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। किसके द्वारा शुरू किया गया? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय हथकरघा को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाना। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया और 61वें मिस फेमिना में प्रस्तुत किया गया। अब 19 नंबर पे आते हैं, खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTME में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया। कहाँ पे किया गया? तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब है ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियम 2026। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई स्पोर्ट का वैश्विक केंद्र बनाना है। क्या करना है? भारत को ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना है। मतलब कि जितना भी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है उसका वैश्विक केंद्र बनाना है। नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना है और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। मतलब सट्टेबाजी पे प्रतिबंध लगाना है। ऑनलाइन जितना भी गैम्बलिंग ऐप सब होता है उन सब पर रोक लगाना है। नागरिकों को जोखिम से बचाना है। इसमें नए नए स्टूडेंट जो लोग इसमें फंस जाते हैं उन लोग को बचाना है। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को प्रौद्योगिकी से प्रैक्टिकली जोड़ करके, एजुकेशन को जोड़ के नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि नया नया चीज़ बने, प्रैक्टिकली सब सीख सकें।
अब आते हैं 22 नंबर पे, इंस्पायर योजना। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परसिट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्र को साइंस के फील्ड में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इंस्पायर योजना हो गया। अब अगला है युविका कार्यक्रम। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। युविका क्या है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान में उन लोगों को कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। युविका कार्यक्रम हो गया। अब शांति विधेयक 2025। शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। यह 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को भागीदारी सुनिश्चित करता है। मतलब शांति विधेयक 2025 क्या है? इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है और बाहर विदेशी कंपनी भी इसमें निवेश कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। किस में? कहाँ पे? इंडिया में। शांति विधेयक हो गया। अब 25 नंबर, 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन। 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हिंद थाईलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड में हिंद में हुआ। कब से कब हुआ? 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। इसका मुख्य विषय न्याय संगत सद्भाव, जस्ट हार्मोनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। इसका विषय क्या था? न्याय संगत सद्भाव, जस्ट हार्मोनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन हो गया। अब 26 नंबर, भारत टेक्स 2026। भारत टेक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ और ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है। 14 से 17 जुलाई तक 2026 तक हुआ। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्यों के रूप में स्थापित करना है। क्या है इसका उद्देश्य? एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। भारत टैक्स हो गया। अब आते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, 27 नंबर पर। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे ओडिशा रहा। कितने राज्यों में? 18 प्रमुख राज्यों में। गोवा 54.7 स्कोर और झारखंड 50.5 स्कोर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सेकंड पे कौन रहा? गोवा रहा। थर्ड पे कौन रहा? झारखंड रहा। यह इंडेक्स राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह जो इंडेक्स बनता है 5 स्तंभों पर आधारित रहता है। कौन कौन सा है? राजस्व पहला, व्यय की गुणवत्ता दूसरा, ऋण स्थिरता तीसरा, चौथा है ऋण सूचकांक और पाँचवा है राजकोषीय विवेक। अब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो गया। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। क्या है ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना? ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग में सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह मिशन या परियोजना लाया गया है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना हो गया। अब अन्वेष 2026, यह खाद्य
प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निफ्टम कुंडली सोनीपत हरियाणा में हुआ। कहाँ पे हुआ है? निफ्टम कुंडली सोनीपत हरियाणा में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना था। मतलब कि भारत को खाद्य नवाचार में वैश्विक केंद्र बनाना है और उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना भी है। अब आते हैं 30वें नंबर पे, नवमे फॉर्मेट 2026। नौवां फॉर्मेट 2026 सम्मेलन 27 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 27 मार्च 2026 को हुआ। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। इसे कौन कौन किया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित किया गया था। अब आते 31वें नंबर पे, सी मार्ट। सी मार्ट क्या है? सी मार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी बनाना है। क्या करना है? उत्पादक से उद्यमी बनाना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। कितना सी मार्ट खुलेगा? 700 सी मार्ट खुलेगा और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। किसका विस्तार है? लखपति दीदी योजना का विस्तार है। अब आते हैं अगला पे, ITI उन्नयन PM सेतु योजना। इसका मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI, 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्र में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका कुल परिव्यय 6000 करोड़ है। मतलब कि इसमें 6000 करोड़ का योजना है और इसमें 1000 सरकारी ITI बनेगा, जिसमें कि 200 हब होगा और 800 स्पोक होगा। अब आते हैं 33वां नंबर, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण 19 से 22 मार्च तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब हुआ? 19 से 22 मार्च 2026 को हुआ। कहाँ हुआ? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देशों के प्रतिनिधि, 200 से अधिक प्रदर्शन कंपनियों ने हिस्सा लिया। कितना हुआ? 35,000 प्रतिभागी भाग लिया और 80 देश का प्रतिनिधि भी भाग लिया और 200 से अधिक कंपनी भी इसमें भाग लिया। इसका मुख्य विषय विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना है। मुख्य विषय क्या है? विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। अब आते हैं अगला पे 34 नंबर, भारत जनजातीय उत्सव 2026। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्रैफिक द्वारा भारत जनजातीय उत्सव का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक किया गया। कब से कब हुआ? 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना था। मतलब कि जितने भी आदिवासी कारीगर हैं और स्वयं सहायता समूह हैं, उन लोग को जो है छोटे बाज़ार से निकल के सीधे वर्ल्ड लेवल मार्केट पर पहुंच प्रदान करना है। भारत जनजातीय उत्सव 2026 हो गया। अब अगला है एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। किसका है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना और
प्रबंधित करने में शामिल करना। मतलब इसका मेन क्या है, पर्यटन सुविधा को और बेहतर बनाना, कि जिसमें कि निजी कंपनियां भी शामिल होगी, सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल होंगे और एनजीओ भी शामिल होंगे। अब आते हैं अगला, स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी। आईएनएस तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है। क्या है? स्वदेशी है, जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 3 अप्रैल 2026 को शामिल किया गया है विशाखापट्टनम के नौसेना के बेड़े में। प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के तहत लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें कितना उपयोग किया गया? 75% स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल हुआ। और इसमें इसका वजन कितना है? 6,670 टन वजनी। और इसको बनाया कौन है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया। अभी भारत का रैंक कितना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में? 45वां। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 2024 के 53.63 से सुधरकर 54.43 हो गया। टोटल कितना नंबर का होता है? 100 होता है। 100 में कितना आया है? 54.43 मिला है भारत को। और इसको जारी कौन करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन स्थित। ठीक है। अब आते हैं अगला, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना का एक स्वैच्छिक एवं बहुपक्षीय मंच है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। मतलब कि इंडियन ओशन के सराउंडिंग में जितने भी कंट्री है उन्हीं लोग का मिला जुला ये एक संगोष्ठी है। इसके प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में हुआ। और यह 9वां सम्मेलन है, 20 फरवरी 2026 को हुआ। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना से IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत इसका अध्यक्षता ग्रहण किया रॉयल थाई नौसेना से IONS का अध्यक्ष था। भारत 2026 से 2028 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा। कब से कब तक के लिए भारत अध्यक्ष रहेगा? 2026 से 2028 तक। अब आते हैं अगला, विस्तार। भारत विस्तार यह किसानों के लिए बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है? ये किसानों के लिए है, AI संचालित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में। वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उन्हीं के भाषा, उनका लोकल जो लैंग्वेज है उसके भाषा में मौसम का जानकारी देगा, मंडी का भाव देगा और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं का सटीक जानकारी देगा। क्या? भारत विस्तार। अब आते हैं अगला, शुभंकर उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर जारी किया। उदय नामक एक मैस्कॉट जारी किया है, जिससे कि आधार का सेवाओं को और आसान बनाया जा सके नागरिकों के लिए। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसी सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर को डिज़ाइन निर्माता अरुण गोकुल, इसका कौन डिज़ाइन किया है? अरुण गोकुल इसको डिज़ाइन किए हैं। और उसके बाद यह मेन है, आधार जितने भी ऑनलाइन सेवाएं होते हैं उनको आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब आते हैं अगला, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। कब से कब हुआ? 9 से 12 जनवरी 2026 हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। कब हुआ? स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति
निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदार बनाना था। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को युवाओं को नीति निर्माण में इन्वॉल्व करना। अब आते हैं अगला, 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF। यह पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। कब से कब किया गया? 10 से 18 जनवरी 2026 तक। ठीक है, कहाँ किया गया? भारत मंडपम प्रगति मैदान में दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश रहा। अतिथि देश रहा कतर और फोकस देश रहा स्पेन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 था। इसका मुख्य विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अब आते हैं अगला, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजित किया गया। कब से कब? 8 से 9 जनवरी 2026। कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम में किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक 350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और 100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 350 बिलियन का वस्त्र उद्योग बनेगा, ठीक, और 100 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। इस सम्मेलन का विषय भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम है। इसका मुख्य विषय क्या है? भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम है। अब आते हैं अगला, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। कौन किए? मोदी जी किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों के विभिन्न संस्थाओं के 58 पुरुष और महिला के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने टीमों ने भाग लिया? 58 टीम भाग लिया और खिलाड़ी 1000 से अधिक था। इसमें विजेता, पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? भारतीय रेलवे को गोल्ड मिला, केरल को सिल्वर मिला और पंजाब को ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट INA में PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली हाट में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना जिससे कि कारीगर जो है अपना सामान को बाज़ार में नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बेच सके। ठीक है, अब आते हैं अगला, 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। केंद्र मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना को मंजूरी दी है। कितने को दी है? 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों को मंजूरी दी है। ये केंद्र कहाँ कहाँ बनेंगे? तो पहला बनेगा भुवनेश्वर में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा कानपुर में और 5वां लुधियाना में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों को तैयार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे इन सभी क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना, मतलब कि एकदम ट्रेनिंग देना है इन सभी क्षेत्र में, और 50,000 ट्रेनर्स को इसी से तैयार करना है। ठीक है, अगला है अर्थ समिट 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर में किया है। कब किया है? 5 दिसंबर 2025 को। इस समिट में नाबार्ड और IAMAI द्वारा सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं DGKCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। इसमें कौन कौन शामिल है? तो नाबार्ड और IAMAI, इन दोनों के माध्यम से
इन दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगला आते हैं कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जम 2025 का आयोजन किया गया। कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया है, कर्नाटक संगीत महोत्सव। ठीक है, कब से कब किया गया? 6 और 7 दिसंबर 2025 को। अब इसका इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और क्या है इसका उद्देश्य? विजयवाड़ा को एक इसका हब बना देना, कर्नाटक संगीत का एक हब बना देना है। ठीक है, अब अगला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। ठीक है, तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया? 6 से 9 दिसंबर 2025 तक किया गया। कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। अब इसका थीम क्या है? इसका मुख्य थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्या है थीम? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। अगला है उम्मीद केंद्रीय पोर्टल। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल, जिसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में वक्फ संपत्तियों को डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उम्मीद क्या है? एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन एकदम आसानी से हो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक रियल टाइम में अपलोड करना, उनका सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति सहित सटीक रिकॉर्ड रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वक्फ संपत्तियों का रियल टाइम में अपलोड करना। ठीक है, अब आते हैं अगला पारंपरिक चिकित्सा पर WHO को दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में। कब से कब हुआ? 17 से 19 दिसंबर को हुआ। और किसके मिला करके हुआ? आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा, दोनों मिला के किया। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास विषय पर आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। ठीक है, अगला है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद शुरू किया गया एक त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। ठीक है, ये क्या है? तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका का मदद करने के लिए। श्रीलंका में आ गया था क्या? तो चक्रवात आ गया था दितवा। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप है। कौन सी नीति के अनुरूप है? पड़ोसी पहले। इसका उद्देश्य बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों में तत्काल खोज, बचाव और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना है। ठीक है, अब आते हैं अगला ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक ओडिशा के पुरी में किया गया। कब से कब हुआ? 5 से 7 दिसंबर हुआ ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। और कहाँ हुआ? ओडिशा के पुरी में हुआ। इसका क्या है? पहला संस्करण है। इस पहले संस्करण का मुख्य विषय भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्त संतुलन, नवाचार था। ठीक है, क्या है विषय? भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्त संतुलन, नवाचार। समिट का उद्देश्य नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना। कोहार्ट कनेक्ट 2025। कोहार्ट कनेक्ट 2025
भारत का एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य अध्ययनों को एकीकृत करता है। इसे विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR IIMT भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया है? CSIR IIMT भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो मधुमेह दिवस के अवसर पर। और ये क्या है जो यह एक इसमें जो है ना सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य अध्ययनों को एकीकृत करता है। ठीक है, अगला है को-ओपी कुंभ 2025। को-ओपी कुंभ 2025 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ 10 और 11 नवंबर 2025 को। सहकारिता मंत्रालय और NAFCUB द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सहकारी बैंकों का रूपांतरण करना था। मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था? डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सहकारी बैंकों का रूपांतरण करना है। मतलब कि शहर में जितने भी सहकारी बैंक हैं उनका रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। फिर अगला है 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। व्यापार मेला कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ 14 से 27 नवंबर 2025 तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित। कौन सा थीम है इसका? एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित है। 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने इसमें भाग लिया और 18 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अगला है छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025। इसका आयोजन भारत सस्य विज्ञान सोसाइटी ISA, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान NAAS और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एग्रीकल्चर साइंसेज TAAS द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 26 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसमें आयोजन में कौन कौन शामिल था? ISA, ICAR, IARI, NAAS और TAAS इसमें शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटित इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय, इसका मुख्य विषय क्या है? स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन इसका मुख्य विषय है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा? मेटी के द्वारा। ठीक है, 16 से 21 फरवरी 2026 तक। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का एक पहला और सबसे बड़ा AI शिखर सम्मेलन था। मतलब यह सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है ग्लोबल साउथ में। यह 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित है। 3 पिलरों पर यह आधारित है। कौन कौन सा? जन, पृथ्वी और प्रगति। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित। इसका थीम क्या है? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। ठीक है, इस आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट माना गया। इसको सबसे बड़ा AI इवेंट माना गया जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 100 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट किया। AI के सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसको कितना देश का समर्थन प्राप्त हुआ? 92 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अगला UNFCCC COP30। इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलम अमेजॉन क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के बेलम में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। कौन भाग लिया? भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम बेलन राजनीतिक पैकेज था
जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण को 3 गुना करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी। जिसमें इसमें मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लीन एनर्जी पे यहाँ फोकस किया गया। अगला है 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा अरविंद पनगड़िया ने? 17 नवंबर 2025 को, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू। कब से कब लागू होगी? 2026 से 2031 तक, ठीक है। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, श्री रविशंकर, डॉक्टर सौम्यकांति घोष तथा श्री ऋत्विक पांडे आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल थे। लिप्स 2025 के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT की एक प्रमुख पहल है। किसकी यह पहल है? DPIIT। और लिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में विमोचित इस रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM गति शक्ति के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक्स क्षमता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जिसमें सामान इधर से उधर जो जाता है पोर्ट्स के द्वारा, उसी के लिए यह पॉलिसी है। अगला है 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया है। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। इसी सम्मेलन में आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया। तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। 11वां सदस्य कौन है? तो तिमोर लिस्ते। अगला है 7वां हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता IPRD 2025। 7वीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब से कब हुआ? 28 से 30 अक्टूबर तक हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ मिलकर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि है। इसका मुख्य विषय क्या है? समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि।